वेलकम वंस मोर टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सिलेबस देखा था और वी आर टॉकिंग अबाउट डिटेल्ड सिलेबस। सो आज उसके आगे हम बढ़ेंगे और कल हमने आपको बताया था कि सिलेबस में क्या है, 4 राइटर्स हैं और प्लस देयर वर्क्स और लिटरेरी फॉर्म्स। ये लिटरेचर का पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट अलग होगा। ये पार्ट लिटरेचर का है। इसमें क्या है, 4 राइटर्स हैं प्लस उनका जो वर्क है सारा का सारा और लिटरेरी फॉर्म्स हैं उनके। सो स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेरी फॉर्म्स को कुछ डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो ये आज का आप यूं कह सकते हैं कि दिस इज द पार्ट 2 ऑफ डिटेल्ड सिलेबस। अब हम देखते हैं कि जो हमारी लिटरेरी फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो जैसे कि कल हमने देखा था ड्रामा, प्रोज, पोएट्री and fiction. These are mainly called literary genre. अब इन्हीं जेनरेज में हमें लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ना है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ड्रामा है। हम ड्रामा की बात करेंगे कि ड्रामा में हमें कौन कौन सी लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ना है। लिटरेरी फॉर्म तो सारी ही पढ़ना है, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिन पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है। दे नीड मोर कंसंट्रेशन। और वो ऐसी फॉर्म्स होगी जो इन 4 राइटर्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे हम इसमें देखें कि ड्रामा में जो हमें देखने को मिलता है, एक तो ट्रेजेडी, okay, then comedy, then ट्रेजेडी है, कॉमेडी है ड्रामा में, और एक चीज और है ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, ये भी टर्म हमें देखने को मिलता है। कुछ शेक्सपियरियन की ट्रेजेडीज हैं या कॉमेडीज हैं कह लीजिए, जिनको बाद में ट्रेजी कॉमेडी की तरह भी प्रेजेंट किया गया है, पेश किया गया है। इसी तरह से इसमें ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांसेस हैं, एंड बाद में एक सेगमेंट और भी आता है मॉडर्न एज में, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम प्ले। यहां पे स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि ट्रेजी कॉमेडी, रोमांसेस, प्रॉब्लम्स प्ले, ये सब आए तो बहुत बाद में इसमें लिटरेचर में, लेकिन इन सब को जोड़ा गया है। हमारे शेक्सपियर के जो बहुत सारे ड्रामास एंड प्लेज हैं, उनको भी इस कैटेगरी में लाया गया है। कुछ प्लेज को ट्रेजी कॉमेडी कैटेगरी में रखा गया, कुछ को रोमांस उसमें प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी रखा गया बाद में। लेकिन पूरी तरह से जो शेक्सपियर के जो ड्रामास हैं, शेक्सपियर ने अपने ड्रामास को 3 ही कैटेगरी दी थी, या 3 कैटेगरीज में ही हमें वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेजेडी, कॉमेडी और कुछ हिस्ट्री प्लेस है उसके। ओके, सो इस तरह से जो शेक्सपियर ने 39 ड्रामास लिखे हैं, 39 प्लेस लिखे हैं, ठीक है, उनमें कुछ ट्रेजेडी हैं, कुछ कॉमेडी हैं और कुछ हिस्ट्री प्लेस हैं। आप इस तरह मान के चलिए कि बिल्कुल शेक्सपियर ने 12 ट्रेजेडीज लिखी हैं और इस तरह से 11 इनके प्रॉब्लम प्लेज हैं और 16 कॉमेडी लिखी है। इस तरह से शेक्सपियर ने 39 ड्रामास लिखे हैं। कुछ शेक्सपियर ने अपने खुद ही लिखे हैं, कुछ लोगों के कोलैबोरेशन में भी लिखे गए हैं। उस पर हम बाद में डिस्कस
शेक्सपियर पे पहुंचेंगे, शेक्सपियर के वर्क को डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रेजेडी की, हमें क्या क्या मिलता है? एक तो जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सेनेका वगैरह ने बहुत सारी ट्रेजेडी लिखी है, उसको सेनेकन ट्रेजेडी कहते हैं। तो वो एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना हमारा सिलेबस है उसी पे कंसंट्रेट करें पूरी तरह से। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से हीरोइक ट्रेजेडी, इसको हम रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहते हैं। ओके, यस, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, इसको हम रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इस तरह से ये देखें कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी है हमारे पास और हीरोइक ट्रेजेडी, ठीक है। तो ट्रेजेडीज में अगर हम बात करें तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और हीरोइक ट्रेजेडी, ये दो ट्रेजेडी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खास तौर से जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है इस पे हमें पूरी तरह से फोकस करना है, इसको पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि जो हीरोइक ट्रेजेडी है यानी रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है, ये चूंकि रेस्टोरेशन पीरियड में शुरू होती है, रेस्टोरेशन पीरियड आप जानते हैं 1660 टू 1700, ठीक है। कहीं कहीं 1710 तक भी इसको माना है कुछ क्रिटिक्स ने, कुछ लोगों ने, लेकिन खैर। तो जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो 1660 में शुरू होता है, 1700 में इसके खत्म हो जाता है। तो जो रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है ये एक्चुअली शुरू की गई थी जॉन ड्राइडन, who was the innovator of heroic tragedy or restoration tragedy? John Dryden, okay, in restoration period। तो रेस्टोरेशन पीरियड में इस तरह की ये रेस्टोरेशन ट्रेजेडी स्टार्ट की गई थी। जॉन ड्राइडन ने इस ट्रेजेडी को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो जॉन ड्राइडन ने इस ट्रेजेडी को, उनकी एक बुक थी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, ये जॉन ड्राइडन की बुक थी। आप ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट हीरोइक ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस बुक को लिखने के लिए जॉन ड्राइडन ने हीरोइक ट्रेजेडी को इन्वेंट किया था एक तरह से। पहले भी ओल्ड ग्रीक में इस तरह की ट्रेजेडी लिखी जाती थी, लेकिन हमें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रहना है। तो हीरोइक ट्रेजेडी रेस्टोरेशन पीरियड, जिसके बारे में रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहते हैं, इसके बारे में आपको इतना जान लेना काफी है कि ये जॉन ड्राइडन ने शुरू किया था और इनके फर्स्ट रेस्टोरेशन ट्रेजेडी हम कह सकते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा। तो और इनकी एक और ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, ये भी इसी नेचर की है, यानी इसको भी हम हीरोइक ट्रेजेडी की कैटेगरी में ही देखेंगे, ऑल फॉर लव। तो फ्रेंड्स, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और हीरोइक ट्रेजेडी, तो ये मेन दो ट्रेजेडीज हैं। मॉडर्न एज में, यानी जब हम गॉल्सवर्दी के जमाने में आते हैं, जॉन गॉल्सवर्दी ने भी हमें पढ़ना है, तो जब हम इस पीरियड में आते हैं, जॉन गॉल्सवर्दी के पीरियड में, तो यहां भी बहुत सारी ट्रेजेडी लिखी गई हैं, लेकिन वो ट्रेजेडी किस रूप में लिखी गई? प्रॉब्लम प्ले के रूप में लिखी गई। यानी जॉन गॉल्सवर्दी के बहुत सारे, जीबी शाह हैं, जॉन गॉल्सवर्दी हैं, इन लोगों के बहुत सारे प्लेज हैं जिनको क्या कहा गया? प्रॉब्लम प्ले कहा गया, बिकॉज वो पूरी तरह से जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अपने प्लेस में लेकर आ रहे थे, इसलिए इनको प्रॉब्लम प्ले कहा गया। जैसे आपने, यस ऑफ कोर्स दानिश सही कह रहे हो, तो जैसे हाँ जस्टिस है ना, तो ये क्या है? प्रॉब्लम प्ले है। उनका और भी बहुत सारे ड्रामाज हैं जो उनके प्रॉब्लम प्ले हैं, और उनकी जो नॉवेल्स थी वो भी एक्चुअली प्रॉब्लम्स को ही शो करती थी, या उनके जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थे वो भी प्रॉब्लम्स को ही शो करते थे उस पीरियड के, उस टाइम के। इसलिए जॉन गॉल्सवर्दी के जितने भी ड्रामा हैं उन सबको प्रॉब्लम प्ले कहा गया।
अब इसमें एक बात आती है, ट्रेजेडी के अलावा जो दूसरी चीज है वो कॉमेडी है, ठीक है, कॉमेडी। तो एक तो है रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ही मैं इसका दूसरा नाम लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज शेक्सपियरियन कॉमेडी आल्सो। दिस इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन कॉमेडी, इट इज रोमांटिक कॉमेडी और शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो शेक्सपियरियन कॉमेडी से हमारा सीधा सीधा टच है, बिकॉज़ हमें जो फोर राइटर्स में विलियम शेक्सपियर को भी हमें पढ़ना है, तो उनकी जो कॉमेडीज हैं उनके वो क्या है, कैसे हैं और कौन कौन सी कॉमेडीज हैं, इन सब पे हम अभी बात करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम शेक्सपियर के वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो शेक्सपियरियन कॉमेडी भी हमें पढ़ना है। इसके साथ जी हाँ बिल्कुल, एज यू लाइक इट ना, एज यू लाइक इट। अच्छा चलो और कुछ शेक्सपियरियन कॉमेडीज के नाम बताओ तुम लोग। Any one of you tell me? स्वाति? यस, वो भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। लव्स लेबर्स लॉस्ट, बिल्कुल ये एक शेक्सपियरियन कॉमेडी है, ठीक है ना। इसी तरह से जो शेक्सपियर की कॉमेडी है वो क्या है, बहुत सारी हैं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे हैं एज यू लाइक इट है, लव्स लेबर लॉस्ट है, ये सब शेक्सपियर की कॉमेडी है। तो इस तरह से इनको रोमांटिक कॉमेडी भी कहा जाता है, यानी शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडीज हैं उन सबको हम रोमांटिक कॉमेडी भी कहेंगे, ठीक है। तो ये कॉमेडी की बात हो रही थी, तो रोमांटिक कॉमेडी में शेक्सपियरियन कॉमेडी है। अभी मैं शेक्सपियरियन कॉमेडी पे बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें शेक्सपियरियन कॉमेडी का जो सेगमेंट है वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। अब यहीं पे जिस तरह रेस्टोरेशन पीरियड की आप ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं, वैसे ही एक और है यहां पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। दिस लिटरेरी जनर वाज स्टार्टेड बाय बेन जॉनसन, ये याद रखिएगा, बेन जॉनसन, ठीक है। अब जो चीज है वो है रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी जैसे कि इसका नाम है, ये भी स्टार्ट हुई कहां, रेस्टोरेशन पीरियड में, ओके। इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी को हम एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहते हैं, and this is also known as comedy of manners। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये सब कुछ क्लियर करता है। यानी ये जो कॉमेडी थी रेस्टोरेशन पीरियड में स्टार्ट हुई, एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो हम देखते हैं कि रेस्टोरेशन पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, हिस्ट्री में चलना पड़ेगा, और हिस्ट्री में हम जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ क्वीन थी इंग्लैंड की, उसके बाद जेम्स फर्स्ट बने, उसके बाद और लोग आए वहां पे, और उसके बाद क्या हुआ कि 1625 यानी 1625 के आसपास क्या हुआ कि वहां जो राजशाही व्यवस्था थी, जो मोनार्की सिस्टम था, उसको वहां से खत्म कर दिया गया और एक गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, यानी एक गवर्नमेंट चुनी गई और उसका नाम था कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर बने वो ओलिवर क्रॉमवेल बने, और इन सब में बहुत बड़ा हाथ था किसका, मिल्टन वगैरह का, जो हमने जो प्यूरिटनिज्म की बात की थी, मिल्टन अपने आप को प्यूरिटन कहते थे। तो उस प्यूरिटन एज में क्या हुआ कि वहां राजशाही व्यवस्था
खत्म हो गई और ओलिवर क्रॉमवेल वहां के प्राइम मिनिस्टर हो गए। एक तरह से डेमोक्रेसी वहां लागू हो गई इंग्लैंड में। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1660 में जो चार्ल्स सेकंड थे ये फ्रांस से वापस लौटते हैं और फिर से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं। मींस फिर से यहाँ के एम्पेयर हो जाते हैं, यहाँ के किंग हो जाते हैं। तो क्या हुआ, रेस्टोरेशन बना है रीस्टोर से, यानी जो राजशाही व्यवस्था थी, जो इंपीरियलिज्म था, जो राजशाही व्यवस्था थी वहां, किंगशिप थी जो इंग्लैंड में, उसको क्या किया गया, रीस्टोर किया गया। कब रीस्टोर किया गया, रेस्टोरेशन पीरियड में रीस्टोर किया गया। सो ये जान लीजिए कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब शुरू हुई, रेस्टोरेशन पीरियड में शुरू हुई। और ये इन्फ्लुएंस किससे थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। और यहां पे एक चीज ये भी जान लीजिए कि शेक्सपियर की जो मच एडो अबाउट नथिंग है, ठीक है, दिस इज अ कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, मच एडो अबाउट नथिंग। It is considered as the first comedy of manners in English literature. Okay, Much Ado About Nothing, written by William Shakespeare, is considered as the first comedy of manners in English literature. Okay students, got it? नहीं अब तक ये नहीं है। The question is there कि which comedy of Shakespeare या which play of Shakespeare, which drama of Shakespeare is considered as the first comedy of manners in English literature, and the answer will be Much Ado About Nothing। बिल्कुल ये बात सही है। हाँ, शेक्सपियर यहाँ कहाँ लिख रहे थे, रेस्टोरेशन पीरियड में नहीं लिख रहे थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाद में जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसको उस कैटेगरी में लेके आया और उस कैटेगरी में रखा और उन्होंने कहा कि जो शेक्सपियर की मच एडो अबाउट नथिंग है, इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, इसलिए क्योंकि उसमें भी जो मैनर्स है, एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हो क्या रहा था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ये हो रहा था कि जो कंसंट्रेशन था उनका, जो ऑथर्स थे उनका जो कंसंट्रेशन था वो कहाँ था, जो आर्टिफिशियल सोसाइटी थी, है ना। मैंने बताया ना चार्ल्स सेकंड के टाइम पे जो इंग्लैंड की सोसाइटी थी, जब रेस्टोरेशन पीरियड आया वो फिर से रीस्टोर हुए, फिर से राजशाही किंगशिप वहां शुरू हुई। तो चार्ल्स सेकंड की जो सोसाइटी थी, अगर आप पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन की एक पोएम है अचीटो एंड अब्सलोम एंड अचीटोफिल, तो आपको वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस पता चलेंगी, आपको वहां की सोशल कंडीशंस पता चलेगी। तो इसीलिए ये बात कही जाती है किसी भी वर्क को पढ़ने के पहले ये जरूरी है कि हमें ये जानना चाहिए कि वो जो ऑथर है वो किस एज का है, उसकी क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस एज की, क्या सोशल कंडीशंस थी, वो क्या है कि वो क्या कर रहे थे मैनर्स में, जो आर्टिफिशियलिटी थी सोसाइटी की उसको वो वहां पे बहुत ज्यादा उसी पे कंसंट्रेशन होता था ऑथर्स का, और इसीलिए इस मच एडो अबाउट नथिंग को भी लोगों ने वहां ले जाके रखा है। ठीक है, देन वन मोर थिंग एंड दैट इज सेंटिमेंटल कॉमेडी। ठीक है, सेंटिमेंटल कॉमेडी हमें 18th सेंचुरी में मिलती है। ओके, यानी आफ्टर कॉमेडी ऑफ मैनर्स 18th सेंचुरी में मिलती है सेंटिमेंटल कॉमेडी। ठीक है, क्या है ये सेंटिमेंटल कॉमेडी? एक्चुअली इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द restoration plays, especially against the comedy of manners.
इस एज में आने के बाद लोगों को लगा कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो बहुत उसमें मॉरलिटी नहीं है, वो मॉरल बेसिस पे ठीक नहीं है, उससे वो लोगों को मॉरली डिग्रेड कर रही है। इसलिए एक नई तरह की कॉमेडी का स्टार्ट हुआ, एक नई तरह की कॉमेडी स्टार्ट होती है यहाँ पे, एंड दैट इज सेंटिमेंटल कॉमेडी 18th सेंचुरी में। तो ये रिएक्शन होता है अगेन द रिस्टोरेशन प्ले, ये रिएक्शन है। और इसमें जो सेंटिमेंटल कॉमेडी में जो ऑथर्स थे वो क्या करते थे आप जान लीजिए कि उन्होंने मॉरल को बहुत बड़ा जगह दी अपने ड्रामास में। यानी उनके लिए ये था कि जो उनके हीरोज होते थे, जो उनके कैरेक्टर्स होते थे, वो पूरी तरह से एक लेसन रखते थे, मॉरल उसमें बहुत ज्यादा दिखाया गया। और ये कोशिश की गई कि जो लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं वो उन ड्रामास को देख के सही रास्ते पर आ जाएं। इस तरह की थीम के साथ वहां के जो ऑथर्स थे वो इन कॉमेडीज को लिखते थे। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी होगी। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं जो हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। रोमांस है, ठीक है, और प्रॉब्लम प्लेस है। अब हम बात करेंगे फिक्शन की, नॉवेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो फिक्शन में नॉवेल भी है, नॉवेला। नॉवेला क्या है आप जान लीजिए कि थोड़ा सा ही जानना है इसके बारे में। नॉवेल से छोटी कोई रचना है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ी है, नरेटेड है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये शॉर्ट स्टोरी से बड़ी है और नॉवेल से छोटी है। इस तरह की एक रचना नॉवेला कहलाती है, ठीक है। ये फ्रेंच टर्म है नॉवेला। अब देखिए नॉवेल, नॉवेल की जब हम पार्ट करते हैं तो एक तो हमारे पास है गोथिक नॉवेल, थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरी है रियलिस्टिक नॉवेल, इसके बारे में थोड़ा हम ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि ये गॉल्सवर्दी से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो गॉल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं काफी हद तक। तो गॉथिक नॉवेल है, रियलिस्टिक नॉवेल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल, हाँ सेकंड बिल्कुल नोट करते जाओ, यस ऑफ कोर्स। एंड फोर्थ इज हिस्टोरिकल नॉवेल, फिफ्थ इज, नहीं अभी इनके डिटेल में नहीं जाना है, अभी इनके डिटेल में जाएंगे स्वाति तो फिर बहुत बहुत टाइम हो जाएगा। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लो, एक्चुअली अभी हम एक तरह से सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी ये जान लो आप कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो रीजनल नॉवेल, एंड डोमेस्टिक नॉवेल, है ना। जेन ऑस्टिन को पढ़ा है आपने, यस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, बिल्कुल। तो डोमेस्टिक नॉवेल, ठीक है। तो इस तरह से गॉथिक नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल, और एक दो और है मेरे ख्याल से, एक होगी पिकारेस्क्यू नॉवेल, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नॉवेल्स के बारे में। ये अभी आप इतना नोट कर लीजिए कि इतनी चीजें हमें, इतनी नॉवेल्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत डीप स्टडी नहीं करनी, लेकिन थोड़ी थोड़ी नॉलेज इनकी होनी चाहिए, जो इन नॉवेल्स को बिलोंग करते हुए जो भी राइटर, जैसे डोमेस्टिक नॉवेल की हम बात कर रहे हैं, जेन ऑस्टिन है, तो उनकी हमें पता, इतना कम से कम हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक नॉवेल से रिलेटेड कौन सा राइटर है, कौन सा नॉवेलिस्ट है जो डोमेस्टिक नॉवेल को बिलोंग करता है, हिस्टोरिकल नॉवेल को बिलोंग करता है ना, रीजनल नॉवेल को बिलोंग करता है। तो ये सब हमें थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब देखिए हम चलेंगे पोएटिक फॉर्म्स की तरफ। पोएटिक फॉर्म्स यानी ये जो फॉर्म्स है ये पोएट्री में नामी है इनका, पोएटिक फॉर्म्स पोएट्री में ही यूज होनी है इनको ज्यादातर। तो जैसे अब हम बात करें सॉनेट, है ना,
आप सबने पढ़ी है सोनेट, और इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है सोनेट को। मेरा ये डिटेल में सिलेबस आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कौन सी चीज है जिसे हमें थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ जाना है और कौन सी चीज है जिसे हमें डिटेल में स्टडी करना है। सोनेट हमें इसलिए डिटेल में स्टडी करनी है क्योंकि चाहे विलियम शेक्सपियर हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो और चाहे जॉन मिल्टन। वर्ड्सवर्थ को अगर हम छोड़ दें तो जो तीन है हमारे पास, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ, उन सब में हमें सोनेट पढ़नी है। उन सब की, विलियम शेक्सपियर ने तो 154 सोनेट्स लिखी हैं, आप जानते हैं। तो सोनेट है, और इस तरह नैरेटिव पोएम्स भी हैं इसमें, ना नैरेटिव पोएम्स भी हैं। विलियम शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम्स हैं जो लिखी हैं उन्होंने। तो अब इसी तरह से ये देखें हम कि एक तो चीज हो गई सोनेट, दूसरा है इसमें लिरिक, इसको भी हमें ध्यान देना है। ओट, एलगी, देन ड्रामेटिक मोनोलॉग, और बोलिए बलाड, यस ऑफ कोर्स बैलेड, एंड मॉक एंड एपिक। द नेक्स्ट इज यस, सही कह रहे हो, इट इज हाँ एपिक, और इसी में एक फॉर्म है इसकी शेखर, दैट इज नोन एज मॉक एपिक। ओके, हाँ स्वाति बिल्कुल, इसमें रेप ऑफ द लॉक यू कैन से इट इज अ मॉक एपिक। तो इस तरह से हमें ये जानना होगा सोनेट क्या है। सोनेट के बारे में हमें ज्यादा करीब से जानना है, यानी डीप स्टडी करनी है इसकी, ठीक है। इसी तरह ओट, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से जानना है, बैलेड के बारे में भी, और एपिक के बारे में, है ना। जैसे कि एपिक मैंने आपको बताया था कि एपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक जो पोएट है जॉन मिल्टन, उनकी एक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, एंड दैट इज अ एपिक। तो इस तरह से ये सारी चीजें, और इनके साथ थोड़ा सा हमें देखना है हीरोइक कपलेट के बारे में, ठीक है। फ्री वर्स क्या है, ठीक, ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स या इसी को कहते हैं वर्स लिब्रे, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना है, जानना है कि क्या है। तो स्टूडेंट्स अगले सेगमेंट में, यानी अगले जो अगली क्लास होगी हम लोगों की, नेक्स्ट डे कल जो क्लास होगी उसमें हम चलेंगे और पोएटिक फॉर्म्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है, समाप्त होती है। अगर आपको जो लोग ऑनलाइन हैं उन्हें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें